बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 14 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज हम चैप्टर नंबर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के हमारे कंटेंट्स हैं राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया, स्पेशल केसेस और स्टेबिलिटी डिज़ाइन वाया राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया। राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था कि कैसे आप लोग डिज़ाइन करते हो। अब मज़ीद हम उनमें स्पेशल केसेस देखेंगे, कौन कौन से केसेस राउथ हार्वर्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे स्टेबिलिटी डिज़ाइन कैसे किया जाता है यूजिंग राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया का। अच्छा जी, अब हम देखते हैं राउथ हार्वर्ड्स के स्पेशल केसेस कौन से हैं। बेसिकली आपके पास दो किस्म के स्पेशल केसेस आते हैं राउथ हार्वर्ड्स के अंदर। पहला केस आपके पास जो होता है वो कहते हैं द राउट टेबल समटाइम्स विल हैव अ ज़ीरो ओनली इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रो। आपके पास जो राउट टेबल होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की रोज़ बनी हुई हो, तो आपके पास जो एक रो है उसका कोई एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो आपके पास आता है वो ज़ीरो आ जाए, तो हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, स्पेशल केस 1 बन जाता है। इसमें ये बात याद रखनी कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, ए बी सी, पूरी रो ज़ीरो नहीं होगी, सिर्फ उसका जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे वो ज़ीरो होगा। ये अगर आपके पास पहला एलिमेंट ज़ीरो आ जाए तो आप इससे नीचे वाली रो को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम 1/a करते होते थे, और ए की जगह अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाता है। तो आप मज़ीद इससे नेक्स्ट रो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपके पहले केस में क्या होगा कि आपका किसी भी रो का अगर पहला एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, राउथ हार्वर्ड्स का स्पेशल केस 1 है। सिमिलरली स्पेशल केस 2 क्या कहता है कि आपके पास राउथ हार्वर्ड्स में अगर इंटायर रो ज़ीरो आ जाए, ठीक है, पूरी की पूरी रो आपके पास अगर ज़ीरो आ जाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, स्पेशल केस 2 बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास राउथ हार्वर्ड्स टेबल है तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी रो अगर मेरे पास ज़ीरो आ जाती है तो इसे हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, स्पेशल केस 2 है। अब स्पेशल केस 1 और स्पेशल केस 2 को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। यहाँ तक आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि केस 1 कहाँ पे लगाना है और केस 2 कहाँ पे लगाना है। केस 1 के केस में आपके पास क्या होगा, सिर्फ पहला एलिमेंट, यहाँ पे पहला एलिमेंट ज़ीरो होगा, बाकी एलिमेंट्स में कोई ना कोई वैल्यूज़ मौजूद होंगी, ठीक है। और सेकंड केस में आपके पास क्या होगा, पूरी की पूरी रो आपके पास क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप केस 1 और केस 2 को सॉल्व करने के मेथड्स देखते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं केस 1 के ऊपर। केस 1 क्या था कि अगर आपके पास पहला एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, तो केस 1 को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड है आपके पास एप्सिलॉन मेथड, पहला मेथड है आपके पास एप्सिलॉन मेथड। अब एप्सिलॉन मेथड क्या कहता है, कहता है अगर आपके पास कोई एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है, फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है किसी भी रो में, तो उसे आप किसी भी एक वैल्यू वेरिएबल एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है। एप्सिलॉन ए कोई भी है, लेकिन हम मोस्टली इसके कहते हैं ये आपके पास क्या है, एप्सिलॉन है। उसे एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम सॉल्व करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल को लेके ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन है टी ऑफ एस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई S5 प्लस S4 प्लस 3S³ प्लस 6S² प्लस 5S प्लस 3। कहते हैं ये क्लोज लूप आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को उठाना है और इसका राउट टेबल फाइंड आउट करना है, यानी स्टेबिलिटी की डिस्कस करनी है। तो हम लोग यहाँ से राउट टेबल बना लेते हैं। राउट टेबल बनाने का आपको आइडिया आ गया होगा कि S5 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो S0 तक ये जाएगा, S5 S4 S³ S², S1 S0, ठीक हो गया। अब आपके पास जो पहला है S5 आपके पास क्या है, इवन है। S5 अब आपके पास क्या है, ये इवन नंबर है, तो इसके सामने सारे इवन वैल्यूज़ आएंगी, यानी S5 की वैल्यू आएगी, S³ की आएगी, S1 की आएगी। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, 1 3 और 5। तो दूसरी टर्म आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होगी, आड होगी, ठीक है। तो आड सॉरी इवन होगी। पहली S5 आपके पास क्या है, इवन है, और S4 आपके पास क्या हो जाएगी, आड हो जाएगी। तो आड के केस में क्या होगा, जितनी भी आड टर्म्स आपके पास बची हुई हैं, जैसे कि ये S4 वाली है, S² वाली है, S0 वाली है, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जब मैं इसका राउट टेबल फाइंड आउट करने के थर्ड रो फाइंड आउट करूँगा यूजिंग रो 1 एंड रो 2, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ज़ीरो आ गया पहले एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जो आपके पास पहला एलिमेंट था, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब जब मैं ज़ीरो आया तो मैंने सेकंड एलिमेंट को भी फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो, क्योंकि आपके पास केस 1 के केस में ये बात याद रखनी है कि आपके पास इंटायर रो ज़ीरो नहीं होगी। तो जब मैं सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, अगर वो ज़ीरो नहीं आती तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे केस 1 यूज़ करना है। अब केस 1 को अगर मैं एप्सिलॉन मेथड के साथ सॉल्व करता हूँ
तो मैं इस ज़ीरो को रिप्लेस कर दूंगा किसी एक एप्सिलॉन के साथ, किसी एक वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब ये वेरिएबल है, डेफिनेटली इसे मैं नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आएगी, तो मैंने क्या किया, उसी तरह जैसे राउट टेबल में मैं नेक्स्ट रो फाइंड आउट करता हूँ। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन आएंगी। देखें, ये वैल्यू इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन आई, ये वैल्यू इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन आई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब मेरे पास ये जब राउट टेबल कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, तो मैं फर्स्ट कॉलम को देखूंगा। ऐसे ही करते थे हम लोग जब स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। तो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास अगर ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी की सारा कॉलम आपके पास पॉजिटिव होगा तो आप कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ऐसा ही है। अब एप्सिलॉन की वैल्यूज़ क्या है, कैसे हमें पता लगेगा, क्योंकि अब तो जनरलाइज वैल्यू आ गई ना, आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है एप्सिलॉन की वैल्यू के ऊपर। तो अब हम उसके लिए करते हैं, इस टेबल को यूज़ करते हैं। इस टेबल में कहता है अगर आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मुराद क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो आपके पास सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये कॉलम भी पॉजिटिव होगा आपके पास। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो आपके पास 1 वैल्यू भी होती है ना, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 वैल्यू अगर 1 भी, सिंपल 1 ही पुट करके देखूँ तो फिर भी मेरे पास ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन है ही नहीं है तो ये पॉजिटिव आपके पास। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कितने साइन चेंज हो रहे हैं, एक साइन ये चेंज हो रहा है, दूसरा साइन आपके पास ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब 2 साइन चेंज हो रहे हैं। सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल है, 2 पोल्स की वजह से अनस्टेबल है। अब दूसरा बंदा कहते हैं नहीं जी, एप्सिलॉन की वैल्यू तो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब जब एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मैं सारे नीचे रोज़ को चेक करता हूँ, ये देखें ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है आपके पास। तो अब जब एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव थी फिर भी आपके पास क्या हुआ, कितनी बार साइन चेंज हुए, एक साइन, दूसरा साइन चेंज, ठीक है, दूसरा साइन चेंज, ये पहला साइन चेंज, तो फिर भी आपके पास 2 ही साइन चेंज हो रहे हैं। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू को लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो वो अनस्टेबल था तो अनस्टेबल ही रहेगा। अगर एक बंदा कहता है नहीं जी मैं एप्सिलॉन की वैल्यू को नेगेटिव लेता हूँ, तो अगर सिस्टम अनस्टेबल था तो वो अनस्टेबल ही रहेगा। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जितने पोल्स थे, ठीक है, यहाँ 2 पोल्स की वजह से सिस्टम अनस्टेबल होता है, यहाँ भी 2 पोल्स की वजह से ही सिस्टम अनस्टेबल हो रहा था। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप एप्सिलॉन की वैल्यू को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, उससे उसके ऊपर स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो सिस्टम अनस्टेबल ही रहेगा। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने आए, 2 आए। नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट ऑफ प्लेन कितने आए, 2 आए। तो 2 पोल्स की वजह से आपके पास सिस्टम क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो हम कह सकते हैं ना कि अगर आपके पास केस 1 आ जाता है, अब आपको केस 1 का आइडिया हो जाना चाहिए। केस 1 क्या है कि आपके पास इंटायर रो ज़ीरो नहीं होगी, रो का पहला एलिमेंट आपके पास ज़ीरो होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास केस 1 आ गया। तो अगर मैं इस जगह पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास केस 1 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंटायर रो ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक वैल्यू मौजूद है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इस ज़ीरो को रिप्लेस कर दिया किसी एक वेरिएबल एप्सिलॉन के साथ। अब एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करके नीचे में जितना टेबल कंप्लीट करूंगा वो यूजिंग दिस एप्सिलॉन है, ठीक है। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यू किस में आई, एप्सिलॉन में आई। अब एप्सिलॉन आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है, एप्सिलॉन आपके पास लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं जिसमें एप्सिलॉन की वैल्यू को पहले ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हैं, फिर ग्रेटर लेस देन ज़ीरो लेते हैं। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो के केस में सारी टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव आई तो लेस देन के केस में भी हमारे पास सारी की सारी टर्म पॉजिटिव ही आएंगी। तो यहाँ से जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास ये सिचुएशन आई कि आपके पास एक साइन चेंज और ये दूसरा साइन चेंज, यानी सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया। कितनी साइन चेंज की वजह से, 2 की वजह से, और 2 ही पोल आपके राइट हाफ प्लेन पे आए जिसकी वजह से सिस्टम आपका अनस्टेबल हो रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा नहीं जी हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में जब हम लोगों ने सारा एनालाइज किया तो वहाँ भी हमने देखा कि आपके पास 2 साइन चेंज हो रहे हैं, एक साइन चेंज दूसरा साइन चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, सिस्टम आपका अनस्टेबल है, 2 पोल्स की वजह से जो कि राइट हाफ प्लेन पे मौजूद है।
इससे हमारी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये आपके पास पहला मेथड था केस 1 का, जहां आप एप्सिलॉन का मेथड यूज़ करके सिस्टम को सॉल्व करते थे और आप उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है केस 1 को सॉल्व करने का, वो है रिवर्स कोफिशिएंट्स। सेम एग्जांपल हम लेते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियसली ली थी। ये हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो आपने प्रीवियसली सिस्टम के लिए जब टेबल बनाया था तो आपको पता था कि यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ गई थी, ज़ीरो आ गया था। अब जब आपके पास ज़ीरो आएगा तो आपने क्या करना है, सेकेंड मैथड के केस में आपने इनके कोफिशिएंट्स को रिवर्स कर देना है। ये जो नीचे नया हम लोगों ने लिखा हुआ ना ट्रांसफर फंक्शन, ये बेसिकली आपके पास क्या है, कोफिशिएंट्स को रिवर्स किया हुआ है। या खुदाया, ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट्स को रिवर्स कर दिया। कोफिशिएंट को रिवर्स करने से मुराद क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये 3 था ना, इस 3 को उठा के आप S5 के साथ लिखते हैं और S5 वाले को यहाँ पे लिखते हैं। तो S5 के साथ क्या था, 1 था, वो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया और ये 3S² हो गया। सिमिलरली 5 को मैं उठा के यहाँ ले जाऊँगा और 2 को मैं उठा के यहाँ ले आऊँगा। ये देखिए 5 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। सिमिलरली 3 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ पे चला जाएगा। अब जो आपके पास प्रीवियसली ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो थी S5 प्लस 2S4 प्लस 3S³ प्लस 6x² प्लस 5S प्लस 3। इसकी वजह से इस पॉइंट पर आपके पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। अब हमने इसे रिवर्स करके लिखा तो क्या बन गया, D(s) इक्वल 3S5 प्लस 5S4 प्लस 6S³ प्लस 3S² प्लस 2S प्लस 1। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेके हम लोगों ने क्या किया, राउट टेबल को जनरेट कराएंगे। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, S5 से स्टार्ट करना है, S0 तक जाना है। S5 आपके पास क्या आड नंबर है, तो आड वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, 3, 6 एंड 2। ठीक हो गया। अब जो बाकी पीछे आपके बचा वो बची आपके पास इवन वैल्यू 4 स्क्वायर और S0, वो हमने यहाँ पे लिख दी 5, 3 और 1। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के टेबल को सॉल्व करेंगे जिस तरह प्रीवियसली आप लोग राउट टेबल को जनरेट करते थे। जब राउट टेबल आपके पास कंप्लीट जनरेट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम को देखना है। जब मैं इस फर्स्ट कॉलम को देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया। तो यहाँ मैं साइन चेंज कैलकुलेट करूँगा, कितने साइन आपके पास क्या हुए, चेंज हुए हैं। यहाँ जब मैं साइन चेंज कैलकुलेट कर दूँ, ये देखें, ये प्लस से माइनस एक साइन चेंज हुआ और ये माइनस से प्लस दूसरा साइन चेंज हुआ। तो नंबर ऑफ आपके पास सिस्टम क्या हुआ, साइन अगर चेंज हो रहे हैं तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल है। आपके पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, 2 हैं। तो सिस्टम आपका राइट ऑफ प्लेन पे कितने पोल रखे हुए हैं, 2 पोल रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप अगर प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो हमने एप्सिलॉन मेथड के साथ किया था, फिर भी हमारे पास यही सेम रिजल्ट आया था। अब हमने क्या किया है, रिवर्स कोफिशिएंट मेथड के साथ किया, फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सेम आया। तो ये दोनों के दोनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। इस मेथड में ये होगा, सिर्फ आपको एक टेबल 2 बार जनरेट करना पड़ेगा। पहले आपको इस फंक्शन के लिए जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस फंक्शन के लिए जनरेट करना पड़ेगा। जब इसके लिए जनरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, रिवर्स कोफिशिएंट वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो दोबारा आपने क्या करना है, इस टेबल को जनरेट करना है और फिर आपके उस केस में आपके पास 0 नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एप्सिलॉन मेथड यूज़ करते हैं, आप रिवर्स कोफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं, दोनों के केसेस में आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। अच्छा जी, अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या सिनेरियो था, केस 2 में हमारे पास एंटायर रो 0 आ जाती है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है S5 प्लस 2S4 प्लस 24S³ प्लस 48S² माइनस 25S माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी, सफिशेंट बट नॉट क्या कहते हैं, नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट कंडीशन, तो उसमें हमने कहा था कोई टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। इस केस में आपके पास साइन चेंज हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये सिस्टम अनस्टेबल होगा, लेकिन कितने पोल्स की वजह से होगा वो चीज़ मैं नहीं बता सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, राउट टेबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ में अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है तो आप देख के बता सकते हैं कि आपके पास ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए तो डिस्कशन से मुराद है कि आप ये भी बताएंगे कि कितने पोल्स आपके राइट ऑफ प्लेन पे या लेफ्ट ऑफ प्लेन पे, वो सारी की सारी डिस्कशन आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो अगर हम इससे राउट हार्वर्ड टेबल जनरेट करें तो हम कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने स्टार्ट करना है कहाँ से, S5 से। ये देखें S5, S4, S³ S², S1, S0। ठीक हो गया, ये सारे के सारे आपके पास क्या आ गए, राउट टेबल की स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आ गया।
अब आपके पास S5 क्या है, आड नंबर है, तो आड वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी उठा लें, ये वाली, तो ये क्या है आपके 1, 24 और -25 हमने उठा लिया। दूसरी टर्म आपके पास जो बचती है वो बेसिकली इवन टर्म बचती है, तो इवन ये वाले वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गया। जब आप इससे टेबल जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पहला एलिमेंट 0 आ गया, यहीं से आपने केस 1 नहीं लगाना, ठीक है। आपने सेकंड वैल्यू भी फाइंड आउट करनी, वो भी 0 आ गई। आपने थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो भी 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एंटायर रो जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। जब आपके पास एंटायर रो 0 आ गई तो अब आपने कह सकते हैं कि आपके पास ये राउथ हॉर्विट्ज़ का केस 2 बन जाता है। तो केस 2 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो रो आपके पास 0 आए, ठीक है, इस केस में आपके पास S³ वाली रो 0 आई है ना, आपने इससे प्रीवियस रो पे चले जाना है, ठीक है। कोई भी रो हो तो इससे प्रीवियस रो पे जब मैं गया तो मेरे पास ये वाली रो बन गई है, ठीक है। अब ये रो आपके पास कौन सी रो है, आपने यहाँ से देखना है कि इसकी S की पावर कौन सी है। तो यहाँ आपके पास S की पावर 4 है, तो 4 आपके पास क्या है, इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये 2, 4, 48 और -50, ये सारे के सारे इवन के साथ आएंगे। तो इनकी इवन की इक्वेशन बना लें। इवन की जब इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। AS इज इक्वल टू 2S4, स्टार्ट कहाँ से होगा, जिस रो के ऊपर आप लोग मौजूद हैं, ठीक है। आप इस रो पे मौजूद थे ना, S4 वाली रो पे आए थे, तो स्टार्ट S4 से होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं S1 से S² पे आता तो स्टार्ट कहाँ से होता, S² से होता। तो यहाँ S4 से स्टार्ट होगा तो क्या बन जाएगा, 2S4, और 4 के बाद अगला इवन नंबर क्या आता है, स्क्वेयर आता है, तो +48S² माइनस स्क्वेयर के बाद कौन सा आता है, S0 आता है, तो -50 S0 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। इसे हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है, बेसिकली ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू S। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू S तो ये आपके पास आ जाएगा 8S³ + 96S, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8S³ आ जाएगा, इसका जब लेंगे 96S आ जाएगा, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8S³ + 96S। तो जो रो आपके पास 0 आई थी आपने उसको रिप्लेस कर देना है इस वैल्यू के साथ। तो अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये हमने रिप्लेस कर दिया इसको इस वैल्यू के साथ जो रो आपके पास 0 आई थी। ये वाली रो थी ना, S³ वाली रो 0 आई थी, तो S³ को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 8, 96 और 0, जो ये हमारे पास वैल्यूज़ थी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सेम उसी तरह जिस तरह पहले राउट टेबल जनरेट करते थे उसी तरह आपने राउट टेबल को कंप्लीट कर देना है। 24 आ जाएगा, 112.6 आ जाएगा और -50 आ जाएगा। जब आपका राउट टेबल कंप्लीट हो गया, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को मॉनिटर करना है, ठीक है, या एनालाइज करना है। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है, तो आप ये देखें, ये प्लस है, 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 ये माइनस है। तो आपके पास कितने साइन चेंज हो रहे हैं, एक साइन चेंज हो रहा है। एक भी साइन चेंज हो रहा है तो सिस्टम आपका क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। आपके पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, यहाँ पे 1 है, अच्छा ये गलती से 2 हो गया, आपके पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, 1 है। तो नंबर ऑफ पोल ऑन द राइट ऑफ प्लेन कितने हैं, वो भी 1 है, ठीक है। एक साइन चेंज हो रहा है, एक ही पोल आपके पास राइट ऑफ प्लेन पे होगा, तो एक ही की वजह से आपके पास सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। ये बेसिकली नंबर ऑफ साइन चेंजेस, और ये आपके पास क्या है, ये 1 है, अच्छा ये आपके पास 1 है, ये भी आपके पास 1 है। तो आपने सेकंड केस को कैसे सॉल्व करना है, रिवाइज कर देते हैं कि आपके पास जो रो 0 आ जाए, कोई भी रो 0 आपके पास आ सकती है, ठीक है। जो रो आपके पास 0 आ जाए आपने उससे प्रीवियस रो के ऊपर जाना है, ठीक है, और उसकी प्रीवियस वैल्यू के देखते हुए कि इवन है या आड है उस हिसाब से आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू S। तो उसका जो आंसर आएगा, तो जहाँ पे आपके पास 0 वाली रो है उस आंसर को उस रो के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसी तरह राउथ हॉर्विट्ज़ को आपने कंप्लीट करना है। एक बात याद रखें कि अगर आपके पास इस पॉइंट पे 0 आ जाए, S0 वाले पॉइंट पे, तो यहाँ हमेशा केस 1 लगेगा, क्योंकि यहाँ से आगे रो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ रो इंटायर 0 हो ही नहीं सकती, सिर्फ आपके पास पहला एलिमेंट 0 आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे केस 1 लगाना है। बाकियों के लिए आपने वेरीफाई करना है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इंटायर रो 0 है। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे 0 है, तो आपके पास केस 1 है।
तो वो आपने उस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि केस 1 कहाँ पे लगेगा और केस 2 कहाँ पे लगेगा। लेकिन एक बात कि यहाँ पे S0 पे अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हर सूरत में आपके पास केस 1 लगेगा और आपने इसे केस 1 की तरह से सॉल्व करना है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर, स्टेबिलिटी डिज़ाइन वाया राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया। इसमें मैं अगर आपको स्टार्ट करूँगा एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज के डिवाइडेड बाय एस into 1 plus 0.4s into 1 plus 0.25s. Find the restriction of k so that the closed loop system is stable. आपने k की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर अंदर आपका सिस्टम क्या रहे, स्टेबल रहे। इट मीन्स कि आपने कंट्रोलर की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर अंदर आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे। जैसे ही कंट्रोलर की वैल्यूज उनसे आगे पीछे हो जाए तो आपका सिस्टम क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। इसे अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ है, k है, ठीक है, ये आपके पास g ऑफ s है, ठीक है, ये आपके पास फीडबैक में एच ऑफ एस है और आपके पास क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब है कि आपके पास एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है, 1 है, यूनिटी फीडबैक, ठीक है। अगर वो आपको ये नहीं बताता कि ये पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है तो बाय डिफॉल्ट आपने नेगेटिव फीडबैक लेना है। ये आपके पास क्या होगा, आर एफ एस है, क्योंकि यहाँ उसे क्या बताया हुआ है, देखें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, नहीं बताया कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या करना है, नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करना है। यूनिटी का मतलब होता है 1। अगर एच एफ एस की वैल्यू 1 के 1 हो तो आपने फीडबैक वाला रिलेशन देखा था ना, क्या था, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फीडबैक सिस्टम की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। तो यहाँ पे आपके पास एच ऑफ एस की वैल्यू अगर 1 है तो 1 जी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर एच ऑफ एस की वैल्यू मौजूद है तो वो जी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे अगर आए तो ये आपके पास क्या है, जी एफ एस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो यहाँ से आ गई। एच एफ एस की वैल्यू आपके पास यूनिटी फीडबैक यहाँ से गिवन है। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालें फीडबैक सिस्टम की, जो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, तो ये आपके पास बनती है। अब एच एफ एस की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 प्लस ये सिंपल जी एफ एस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, एस क्यूब प्लस 6.5 एस स्क्र प्लस 10s प्लस 10k इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो इन टर्म ऑफ k आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेंजेस फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने के पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो इन टर्म ऑफ k आ रही है। इस क्वेश्चन में देखें, एस क्यूब प्लस 6.5 एस स्क्र प्लस 10s प्लस 10k इज इक्वल टू 0। इसे जितना मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपने उतने से सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब हमने इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने उसे इतना सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास फाइनल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, राउथ टेबल डिज़ाइन करेंगे। राउथ टेबल अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने देख लिया जी, एस क्यूब है तो एस क्यूब से स्टार्ट होगा, एस स्क्वायर एस वन एस नॉट तक जाएगा। उसी तरह सारे को वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास जो फाइनल वैल्यूज़ आ रही होंगी वो बेसिकली इन टर्म ऑफ के आ रही होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये 10k होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं इन टर्म ऑफ के आ रही हैं सारी की सारी। अब स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते होते थे, फर्स्ट कॉलम को देखते थे। अब जैसे एप्सिलॉन वाले मेथड में आपके पास एप्सिलॉन पे डिपेंड करती थी ना स्टेबिलिटी, इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी के पे डिपेंड कर रही है सारी की सारी स्टेबिलिटी। तो अगर मैं पहले दो टर्म्स के साइन को देखूँ तो ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है। अगर मैंने सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो मुझे ये चीज़ भी पॉजिटिव चाहिए, मुझे ये चीज़ भी पॉजिटिव चाहिए। ये चारों चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम मेरा स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे साइन चेंज हो गया या यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो सिस्टम मेरा ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर मैं के की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि के की वैल्यू मैं वो फाइंड आउट कर रहा हूँ जिसके लिए मेरा सिस्टम स्टेबल रहे। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ भी ग्रेटर देन 0 चाहिए यानी पॉजिटिव चाहिए, और ये चीज़ भी ग्रेटर देन 0 चाहिए यानी पॉजिटिव चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को मैं उठा के यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ये ले आया, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ ना कि 10k शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्टेबिलिटी, k शुड बी ग्रेटर देन फॉर स्टेबिलिटी, एक वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, जो कि ये मैंने लिख दी, k शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मैं ये दूसरी वैल्यूज उठाता हूँ। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या थी कि आपके पास 65 माइनस 10k डिवाइडेड बाय 6.5 शुड बी ग्रेटर देन 0, और 65 माइनस 10k शुड बी ग्रेटर देन 0। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आएगा k शुड बी लेस देन 6.5, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया,
ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सिनेरियो बन जाएगा। अब मेरे पास के की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। एक आ गई के शुड बी लेस देन 6.5 और एक आ गई के शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब मैं कह सकता हूँ कि के की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 6.5 से कम होनी चाहिए, तब मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैं ऐसे अगर इसकी रेंज लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ रेंज को, तो क्या दैट के शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6.5। अब अगर आप ये जो ऊपर राउट टेबल है यहाँ पे के की वैल्यू को -0.1 भी पुट करेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसका साइन चेंज होने लग जाएगा। अगर के की वैल्यू को आप 6.5 भी पुट करेंगे या 0 भी पुट करेंगे तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको इतना एक्यूरेट रिजल्ट मिला कि आपके पास अगर इन वैल्यूज से पॉइंट्स का भी अगर फ़र्क पड़ता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि स्टेबिलिटी डिज़ाइन का जो इसकी एप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है राउट टेबल में, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन डिज़ाइन में राउट टेबल को यूज़ करते हैं और कंट्रोलर के गेन्स को फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिकली के जो है ये कंट्रोलर का गेन है, जो कि इसमें हमने रेंज बता दी कि इस रेंज के अंदर आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। यहाँ से आप कंट्रोलर की वैल्यू को आगे पीछे करोगे तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अब अगर आप इस वैल्यूज़ को उठा के इन वैल्यूज़ को पुट करें इस इक्वेशन में, सॉरी इस टेबल में, तो आपके पास देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इस वैल्यू के अलावा अगर भाई मैं 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 3, 4, 5, 6, सिस्टम मेरा स्टेबल रहेगा। इवन 6.499 तक मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा। जैसे ही मैंने 6.5 पुट करूँगा सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको ये देता है, इतनी एक्यूरेट वैल्यूज आपको कंट्रोल की ये देता है। ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की एग्जांपल्स डिटेल में करेंगे, ठीक है। पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ इसकी राउट टेबल की एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें केस 1, केस 2 और स्टेबिलिटी एनालिसिस डिज़ाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग उसे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।